नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास, जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है, जिसका चैप्टर नंबर 2 दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे थे। इसका यह थर्ड वीडियो है दोस्तों, जिसमें हम लोग इस वीडियो में तुगलक वंश पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ आप सभी लोग यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x या तो 2.0x कर लें, ताकि मेरी वॉइस जो आप लोगों को स्लो आ रही है वो आप लोगों के अनुसार मिल सके। ओके, और प्लीज़ वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को आप लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि थोड़ा मोटिवेशन कम मिलता है। अगर आप लाइक कर देंगे तो हमें लगेगा कि हाँ, आप लोग जो है इस वीडियो को देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग दोस्तों लाइक ज़रूर करिए। ठीक, तो चलिए दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, ओके, चलिए। तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी। इब्न बतूता तुगलकों को तुर्कों की करौना या कराना शाखा का बताता है। करौना तुर्क एवं मंगोल की मिश्रित जनजाति थी। तुगलक किसी जाति का नाम ना होकर सुल्तान ग्यासुद्दीन का व्यक्तिगत नाम था, इसलिए इतिहासकारों ने सुविधा के लिए संपूर्ण को तुगलक वंश का नाम दिया है। तुगलकों ने दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय 94 वर्ष तक शासन किया था। आता है तुगलक वंश का संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक, 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी। ग्यासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक इसका नाम था, निकनेम। ग्यासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में खुसरव शाह को पराजित कर तुगलक वंश की स्थापना की। इससे पहले वह उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत दीपालपुर पंजाब का गवर्नर था। ग्यासुद्दीन एक हिंदू जाट महिला का पुत्र था। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी यानी काफिरों का वध करने वाला शब्द जोड़ा। यह उपाधि मंगोलों को पराजित करने के उपलक्ष्य में धारण किया था। उसने शराब की बिक्री एवं जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। वह संगीत विरोधी था। ठीक है, यह मतलब संगीत से नफरत करता था। आगे कितना सच्चा है इसको आगे देखते हैं। उसने अलाउद्दीन की कठोर नीति के स्थान पर उदारता की नीति अपनाई। खूतों, चौधरियों एवं मुकद्दमों को हक ए खोती के पुराने अधिकार लौटा दिए, किंतु किस्मत ए खोती का अधिकार नहीं दिया। मुबारक शाह द्वारा शुरू की गई जागीर व्यवस्था को जारी रखा। ग्यासुद्दीन ने भूमि नाप की अलाउद्दीन के समय से जारी प्रथा को त्याग कर उसके स्थान पर गल्ला बंटाई और नक्श प्रथा को पुनः शुरू किया। उसने उसने भू राजस्व में राज्य की मांग का आधार हुक्म ए मसाहत के स्थान पर हुक्म ए हासिल यानी पैदावार के अनुरूप किया। ठीक है, हुक्म ए हासिल के अनुरूप किया, जिसमें फसल के नुकसान को समायोजित करने के प्रावधान थे। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने कृषकों के प्रति सहयोग व उदारता का दृष्टिकोण अपनाया। आगे है, भूमि कर कम कर 1/3 कर दिया एवं ऋणों की वसूली को बंद कर दिया। उसने यह आदेश दिया कि भू राजस्व एक बार में 1/10 या 1/11 ही बढ़ाया जाएगा। चारागाहों पर अलाउद्दीन द्वारा लगाए कर वापस ले लिए गए। ठीक है, आगे, सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला ग्यासुद्दीन प्रथम सुल्तान था। किसानों की स्थिति सुधारने, कृषि उपज व कृषि योग्य भूमि विस्तार हेतु उसने प्रयास किया। ये ग्यासुद्दीन की भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन के प्रमुख उद्देश्य थे। यातायात व सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था में भी सुधार कर संगठित, सुव्यवस्थित एवं तीव्र बनाने का श्रेय ग्यासुद्दीन को ही जाता है। बर्नी के अनुसार ग्यासुद्दीन के काल में भिखारी भी काम धंधों में लग गए। आगे है दोस्तों, न्याय व्यवस्था को उदार बनाया। बर्नी ने न्याय व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्यासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में एक भेड़िया भी एक भेड़ की तरफ नहीं देख सकता था। ठीक है, एक भेड़िया भी एक भेड़ की तरफ नहीं देख सकता था। आगे, 1322 ईस्वी में ग्यासुद्दीन ने शहजादे जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण विजय के लिए भेजा। जौना खां ने वारंगल व मदुरा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इनमें वारंगल यानी तेलंगाना प्रथम था। वारंगल का नाम सुल्तानपुर रखा। आगे क्या रखा था दोस्तों? सुल्तानपुर। आगे, अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों में सिर्फ अधीनता स्वीकार करवाई, लेकिन ग्यासुद्दीन ने दक्षिणी राज्यों को सल्तनत में मिलाना शुरू किया। अतः खिलजी काल की तुलना में यह एक महत्वपूर्ण विदेशी नीति का परिवर्तन था। ग्यासुद्दीन ने लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत यानी कामपिली को छोड़कर
दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इससे दिल्ली सल्तनत का क्षेत्रीय विस्तार अधिक हो गया, जिसके कारण असंख्य विद्रोह हुए एवं सल्तनत कमजोर हुई। 1324 ईस्वी में मंगोल सीर मुगल ने भारत पर आक्रमण किया, जिसे समाना के सूबेदार मलिक सादी ने हरा दिया। ग्यासुद्दीन का अंतिम सैन्य अभियान 1324 ईस्वी में बंगाल के विरुद्ध था। बलबन के पुत्र बुगरा खां के समय से ही बंगाल स्वतंत्र चल रहा था। बंगाल अभियान पर जाने से पहले दिल्ली में मजलिस ए हुक्मरान यानी काउंसिल ऑफ रेजेंसी कायम किया। बंगाल से लौटते समय ग्यासुद्दीन ने तिरहुत यानी मिथिला के शासक हरसिंह देव को पराजित किया। ग्यासुद्दीन का सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से मनमुटाव था। बंगाल अभियान से लौटते समय औलिया ने ग्यासुद्दीन के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, हुनूज दिल्ली दुरस्त। ठीक है। दिल्ली के समीप तुगलकाबाद के पास अफगानपुर गांव में ग्यासुद्दीन के स्वागत के लिए निर्मित लकड़ी का महल गिरने से 1325 ईस्वी में ग्यासुद्दीन की मृत्यु हो गई। उसे तुगलकाबाद में ही दफना दिया गया। आगे, अफगानपुर के लकड़ी के मंडप का निर्माण करता शिल्पी अहमद अयाज था। इसे राजकुमार जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने ग्यासुद्दीन के स्वागत के लिए बनवाया था। इब्न बतूता इसके लिए जौना खां को जिम्मेदार मानता है। बर्नी व फरिश्ता इसे मात्र दुर्घटना मानते हैं। ठीक है। इब्न बतूता का अलग था पक्ष और इन लोगों का अलग। हालांकि इब्न बतूता मानता था कि उसकी मृत्यु के पीछे उसके बेटे का ही हाथ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ग्यासुद्दीन ने आर्थिक अपराधों व बकाया राजस्व व ऋण वसूली के लिए दिए जाने वाले शारीरिक दंड की प्रथा को त्याग दिया। ग्यासुद्दीन ने तुगलकाबाद के किले का निर्माण करवाया। आगे, ग्यासुद्दीन ने अलाई अमीरों को ख्वाजा तास, सहदास एवं अर्धदास घोषित किया। आगे है, अमीर खुसरो के अनुसार ग्यासुद्दीन 100 पंडितों का सिरोवस्त्र अपने राजमुकुट के नीचे धारण करता था। ग्यासुद्दीन ने अलाउद्दीन के विपरीत उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रस्मो मियाना यानी मध्यपंथी नीति कहा है। आगे दोस्तों हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान, विवादित व विरोधाभासों से युक्त सुल्तान था। इसका उपनाम अब्दुल मुजाहिद था। ठीक है। आगे, बलबन के लाल महल में मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्यारोहण किया। इसके समय में एक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन तरमासीरीन के नेतृत्व में 1327 ईस्वी में हुआ, जो अंतिम मंगोल आक्रमण था। किंतु फरिश्ता के अनुसार सुल्तान ने मंगोल नेता को संभवतः घूस देकर लौटा दिया, जबकि इसामी के अनुसार मंगोल हार गए। बर्नी इस आक्रमण का उल्लेख नहीं करता है। आगे, अब्बास द्वारा रचित मसालिक उल अबसार नामक अरबी रचना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में लिखी गई थी। इससे इस काल की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। राजमुंदरी अभिलेखों में जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। ठीक है। जौना खां को दुनिया का खान कहा गया है। आगे, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। बर्नी सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। पहला है दोआब में कर वृद्धि 1325 से 1326 ईस्वी। दूसरा, देवगिरी को राजधानी बनाना 1327 ईस्वी। तीसरा, सांकेतिक मुद्रा चलाना 1329 ईस्वी। चौथा, खुरासान अभियान 1332 से 1334 ईस्वी। पांचवा, कराचील अभियान जो कि 1332 से 1334 ईस्वी में हुआ था। पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, दोआब में कर वृद्धि व कृषि विकास की योजनाएं 1325 से 1326 ईस्वी। दोआब में कर वृद्धि की योजना भी अकाल व महामारी की वजह से असफल हुई। दोआब में अकाल पड़ने के बाद सुल्तान ने दिल्ली छोड़कर 100 मील दूर गंगा के किनारे स्वर्गद्वारी नामक शिविर में निवास किया। वह 2.5 वर्ष वहीं रहा। स्वर्गद्वारी काड़ा नामक इक्ता के क्षेत्र में था। स्वर्गद्वारी में ही उसने अपना उर्दू ए मुअल्ला यानी शाही शिविर रखा। मोहम्मद बिन तुगलक अकाल पीड़ितों को सहायता देने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। वह प्रथम सुल्तान था जिसने अकाल संहिता उस्लूब बनाई। ठीक है। फसलों में चक्रावर्तन पद्धति यानी रोटेशन ऑफ क्रॉप्स को अपनाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों की सहायतार्थ दीवान कोही की स्थापना की एवं तकावी या सोनधार कृषि ऋण प्रदान किए। आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा रोटेट हो गया, कोई नहीं, हम लोग देख लेते हैं। ऊपर चला गया थोड़ा, हम लोग यहीं पढ़ रहे थे ना, तकावी या सोनधार कृषि ऋण प्रदान किए। ठीक, चलिए कोई नहीं,
हो जा रहा है ये, थोड़ा सा त्रुटि हो गया दोस्तों, क्षमा करिएगा उसके लिए, थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिए, हो जाता है, कोई नहीं। हाँ, आगे हम लोग का सेकंड पॉइंट है दोस्तों, राजधानी परिवर्तन 1327 ईस्वी। इंपॉर्टेंट लाइन है ये सब मोहम्मद बिन तुगलक का, तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। इस व्यक्ति से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सुल्तान राजधानी को दिल्ली से दक्षिण में देवगिरी ले गया, व देवगिरी का नाम जो है दौलताबाद रखा। देवगिरी को कुवतुल इस्लाम भी कहा गया है। इसामी ने उसे काफिर एवं बर्नी ने नाकाम परियोजनाओं का कर्ता धर्ता कहा है। ठीक है, कोटेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसे तो एकदम कदाचित आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं। आगे, फरिश्ता के अनुसार मुहम्मद को सलाहकारों ने उज्जैन को राजधानी बनाने का सुझाव दिया। इसामी के अनुसार दिल्ली के नागरिकों की सख्ती को तोड़ने हेतु राजधानी स्थानांतरित की। देवगिरी सबसे पहले उसकी मां मखदूम ए जहां को भेजा गया। स्टेनले लेनपुल ने दौलताबाद को एक गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह कहा है। आगे, इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली वासियों ने सुल्तान को धमकी भरे पत्र लिखे, अतः वह उन्हें दंड देना चाहता था। इसको जो हम लोग गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह है ना, इसको इंग्लिश में दोस्तों हम लोग मोनूमेंट ऑफ मिसगाइडेड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोगों का, इब्न बतूता ने लिखा है कि राजधानी परिवर्तन की आज्ञा देने के बाद उसने समस्त दिल्ली की तलाशी लेने की आज्ञा दी, तो उसे मात्र एक अंधा व एक लंगड़ा व्यक्ति मिला। बर्नी के अनुसार नई राजधानी को साम्राज्य के केंद्र में स्थित होने के कारण चुना। बर्नी लिखता है कि नगर यानी दिल्ली इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतों, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा है सांकेतिक मुद्रा। हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट, 1329 ईस्वी। सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा यानी कांसे का टंका के चलन से राजकोष रिक्त हो गया, क्योंकि इसमें कांसे के टंके का मूल्य चांदी के टंके के बराबर रखा। यही सबसे बड़ा उसका भूल था। व्यापारियों ने कांसे के टंके लेने से इनकार कर दिया। अंत में सुल्तान को योजना त्यागनी पड़ी, वह कांसे के टंके के बदले लोगों को चांदी के टंके दिए, जिससे राजकोष रिक्त हो गया। लोगों ने कांसे के टंके बनाकर चांदी के टंके ले लिए। ठीक है, आगे, सांकेतिक मुद्रा पर अरबी एवं फारसी दोनों भाषाओं का प्रयोग मिला है। नोट में देखते हैं दोस्तों क्या है। नोट, सतीश चंद्र एवं मोहम्मद हबीब के अनुसार कांसे का प्रयोग सांकेतिक मुद्रा के रूप में किया था। बर्नी लिखता है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था तथा तुगलकाबाद के सामने कांसे के टंकों का पहाड़ जैसा ढेर लग गया। ईश्वर टोपा पहले इतिहासकार थे जिन्होंने बताया कि चांदी की कमी का सामना करने के लिए उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। आगे, बर्नी ने तांबे का, फरिश्ता ने कांसे या पीतल का प्रयोग सांकेतिक मुद्रा में बताया है। आगे देखते हैं, एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार यानी प्रिंस ऑफ मोनियर्स, प्रिंस ऑफ मोनियर्स, मनियर्स भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, प्रिंस ऑफ मोनियर्स कहा है। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों मिलाइए। ठीक, चलिए आगे। मोहम्मद बिन तुगलक से पूर्व 1260 ईस्वी में चीन के मंगोल शासक कुबलाई खां व 1294 ईस्वी में फारस के शासक गैताखू या गैखात खां या कैकतू खां या काई कातू यानी गजन खां ने भी सांकेतिक मुद्रा चलाई। कुबलाई खां ने चीन में कागज की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है। उसने सोने का नया सिक्का चलाया जिसे दिनार कहते थे। इब्न बतूता इसका तौल 200 ग्रेन बताता है। आगे, उसने अदली नामक 140 ग्रेन का चांदी का सिक्का भी चलाया। चौथा पॉइंट है दोस्तों हमारा, खुरासान अभियान 1332 ईस्वी से 1334 ईस्वी। खुरासान अभियान के लिए वहां के सुल्तान अबू सैयद के विरुद्ध एक त्रिमैत्री संगठन बना, जिसमें शामिल थे मोहम्मद बिन तुगलक, मंगोल शासक तरमासरीन और मिस्र का सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक ने जल्दबाजी में खुरासान अभियान के लिए 3,70,000 की एक सेना तैयार कर उसे 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया था। बाद में यह अभियान ही नहीं हो पाया था। मतलब समझे आप लोग दोस्तों, इस अभियान के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने भरपूर तैयारी किया और 3,70,000 सेना को तैयार किया, और फिर बाद में पता चलता है दोस्तों कि यह अभियान तो होगा ही नहीं, और बेचारे को वेतन भी दे दिया गया था 1 साल का पूरा। तो भाई सैनिक लोग ने तो लड़ाई भी नहीं किया और वेतन भी पा लिया, तो भाई नुकसान तो होगा ही नहीं शासक को। आगे नंबर 5 पॉइंट, कराचील या कराजल अभियान
1332 से 1334 ईस्वी। कराचील या कराजल अभियान आधुनिक कुमायूं खुसरो मलिक के नेतृत्व में हुआ। आधुनिक कुमायूं जो था वो कराचील खुसरो मलिक के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अभियान। ठीक, आगे विद्रोह देखते हैं दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ। वह उसके समय में ही संपूर्ण दक्षिण भारत को जीता गया। वह दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सर्वाधिक 34 विद्रोह हुए, जिनमें से अधिकतर 27 दक्षिण में हुए। विद्रोह के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण यह था कि वह आरंभिक काल में उलेमाओं के विरुद्ध निर्णय देता था। विद्रोहों के बारे में एक बार सुल्तान ने कहा था, मेरा साम्राज्य रोगग्रस्त हो गया है और यह किसी इलाज से ठीक नहीं होता है। आगे, हकीम सर दर्द ठीक करता है तो बुखार हो जाता है, बुखार ठीक करता है तो कुछ और हो जाता है। ठीक है, यह कथन था। आगे यह कथन था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम विद्रोह सागर के इक्तेदार बहाउद्दीन गुरसास्प ने 1326 ईस्वी में किया। गुरसास्प को दक्षिण में स्थित आखिर हिंदू रजवाड़े काम्पिली के शासक काम्पिल देव ने शरण दी। तब काम्पिली को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय अवध के सूबेदार आइन उल मुल्क मुल्तानी का विद्रोह सर्वाधिक भयंकर था। आइन उल मुल्क ने इंसा ए महरू नामक पुस्तक भी लिखी। इस पुस्तक में फिरोज तुगलक की शासन व्यवस्था की जानकारी है। आगे, आइन उल मुल्क का एकमात्र विद्रोह था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्षमा किया था। आगे देखते हैं। आगे, बंगाल में ग्यासुद्दीन तुगलक के बहराम किसलू खां यानी बहराम आइबा, यही था ना दोस्तों, एक सेकेंड, सही पढ़ रहे हैं ना हम, एक सेकंड देखते हैं। हाँ, यही था, यही लाइन है हमारा। कभी कभी हो जाता है पेज इधर उधर, कोई नहीं, चलिए फिर से पढ़ते हैं। हाँ, बंगाल में ग्यासुद्दीन मुल्तान में बहराम किसलू खां, बहराम आइबा भी कहते हैं इन्हें, एवं माबर में सैयद हसन खां ने विद्रोह किए। मदुरा, जिसे हम माबर भी कहते थे, मदुरा में जलालुद्दीन अहसान खां ने विद्रोह करके स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और 1334 से 1335 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया, जो दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला प्रथम राज्य था। आगे है, तुगलक साम्राज्य के अवशेषों पर दक्षिण में विजयनगर व बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे, हरिहर व बुक्का ने 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। वारंगल में कन्हैया यानी कृष्ण नायक ने विद्रोह किया। उसने दक्षिण में 100 गांवों पर अमीर ए सादा नियुक्त किए। इन सादा अमीरों ने ही सर्वाधिक विद्रोह किए। सादा अमीर शाही सेवा में विदेशी अमीर थे। सादा अमीर ही दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना से संबंधित थे। आगे देखते हैं। सुल्तान के समय बंगाल दिल्ली सल्तनत से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। मलिक हाजी इलियास सुल्तान से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। आगे है, मलिक हाजी इलियास सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से बंगाल का स्वतंत्र शासक बन बैठा। आगे, अंतिम विद्रोह 1351 ईस्वी में गुजरात में मोहम्मद बिन तुगलक के दास तगी ने किया। तगी के विद्रोह को दबाते समय सिंध के भट्टा में, सॉरी क्षमा करिएगा दोस्तों, सिंध के थट्टा में, हालांकि नींद आ रही है, नाइट थोड़ी काफ़ी हो गई, सुबह हो गया, जिसके कारण थोड़ा सा नींद आ रही है दोस्तों, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो को कंप्लीट करके ही सोए। ठीक, कोई नहीं, पढ़ते हैं। सिंध के थट्टा में 20 मार्च 1351 ईस्वी को मोहम्मद की मृत्यु हो गई। जिस समय मोहम्मद की मृत्यु हुई उस समय उसके शिविर में नासिरुद्दीन चिराग देहलवी उपस्थित थे। मोहम्मद बिन तुगलक का धार्मिक दृष्टिकोण देखते हैं दोस्तों। बलबन की भांति मोहम्मद बिन तुगलक भी सुल्तान को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया मानता था। उसके सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमाओं के विरोध से परेशान होकर राजनीतिक मजबूरियों के कारण मिस्र के अब्बासी खलीफा से स्वीकृति पत्र प्राप्त किया तथा खुतबा व सिक्कों पर अपने नाम को हटवाकर उसके स्थान पर खलीफा का नाम अंकित किया। आगे 1341 ईस्वी में खलीफा के उत्तराधिकारी ग्यासुद्दीन मुहम्मद को मिस्र से दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया। वह मिस्र में भिखारी की भांति जीवन जी रहा था। आगे,
मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ काजियों ने फतवे जारी किए। वह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया था। उसे उल्लुग खां की उपाधि मिली थी। ठीक है, आगे देखते हैं। उल्लुग खां की उपाधि प्राप्त थी। आगे है हमारा 1337 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण के समय उसने ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया। क्षमा करिएगा दोस्तों, नष्ट नहीं किया था उसने। ठीक है, नष्ट किया मत देखिएगा, वो बोलने में थोड़ा दिक्कत हो गया। आप लोग को पता ही है कि आंख छपक जाती है। कोई नहीं, फिर से इस लाइन को दोस्तों पढ़ते हैं, हमारी त्रुटि थी तो इसे फिर से देखेंगे। 1337 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण के समय उसने ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट नहीं किया, जबकि फिरोज ने मंदिरों को नष्ट कर दिया था। उसने हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया। किसने? तुगलक जी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, आगे इसामी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने होली व अन्य हिंदू त्योहारों में भाग लिया एवं गंगा जल का पान करता था। ठीक है, गंगा जल पीता था वो। रतन नामक हिंदू को उसने सिंध का राजस्व अधिकारी नियुक्त किया। आगे रतन के अतिरिक्त मोहम्मद बिन तुगलक ने एक हिंदू मंत्री साई राज यानी श्री राम को धारा का नायब वजीर तथा बाजरान इंद्री को गुलबर्गा का वजीर बनाया। मीर नारायण भी एक हिंदू पदाधिकारी था। वह प्रथम सुल्तान था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सुल्तान ने जैन विद्वान जिन प्रभ सूरी व राजशेखर का सम्मान कर धार्मिक उदारता का प्रमाण दिया। हिंदू योगियों व जैन संतों से परिचर्या के मामले में वह अकबर का पूर्वगामी था। ठीक है, आगे देखते हैं। वह जिन प्रभु सूरी के साथ विचार विमर्श करता था एवं एक बार आधी रात तक बातचीत की। जिन प्रभु के मार्गदर्शन में ही शत्रुंजय तथा गिरनार मंदिरों की यात्रा की थी। वह प्रथम सुल्तान था जिसने माउंट आबू में स्थित जैन मंदिरों में दर्शन किए। जैन मुनियों के लिए आरामगाह यानी उपाश्रय के निर्माण का फरमान जारी किया है। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में विद्वानों के मत। बदायूनी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर लिखता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से व प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में ये लाइन पूछ सकता है। आगे एल्फिस्टन का मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का अंश विद्यमान था। हैवेल, एडवर्ड थॉमस और स्मिथ ने भी इस मत का समर्थन किया है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार उसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण था। ईश्वरी प्रसाद मोहम्मद बिन तुगलक को पागल नहीं मानता। इसके लिए ईश्वरी प्रसाद ने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग किया है। उसकी असफलता का कारण उसका निजी व्यक्तित्व था। उसे अभागा, आदर्शवादी, खूनी कहा गया है। आगे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन के अंत में हताश होकर यह कहा कि मेरा साम्राज्य रुगण्य हो गया, यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता। ठीक है, आगे विविध तथ्य। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत अच्छा श्रुति लेखक था तथा दिल्ली सुल्तानों में सबसे अधिक पढ़ा लिखा था। आगे शेख नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली सुल्तान के विरोधियों में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य 12 मुख्य भागों में बटा हुआ था, परंतु वास्तव में तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता उसके काल में भारत आया। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। बाद में कुछ मनमुटाव के कारण इब्न बतूता को जेल में भी डाल दिया। इब्न बतूता के अनुसार तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। आगे 1341 ईस्वी में उसके दरबार में चीन के सम्राट तोगन तीमूर ने भी एक शिष्टमंडल बौद्ध मंदिरों को देखने व उनके रखरखाव हेतु भेजा था। 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर चीनी सम्राट तोगन तीमूर के दरबार में भेजा। इब्न बतूता ने इस काल की घटनाओं का वर्णन अपनी पुस्तक रेहला में किया है। वह प्रथम सुल्तान था जिसने चीन, ईरान, मिस्र एवं सीरिया आदि देशों के साथ वैदेशिक संबंध स्थापित कर राजदूतों का आदान प्रदान किया।
अर्थात एशियाई एवं अफ्रीकी देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को आरंभ किया। 1328 ईस्वी के संस्कृत में चरित सरबन शिलालेख में उसे पृथ्वी के सभी सम्राटों में मुकुट का मोती कहा गया है। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य के लिए हिंद तथा सिंध शब्द प्रयोग किया है। सुल्तान ने उस्र व जकात को छोड़कर से सभी प्रकार के कर को समाप्त कर दिए। ठीक, आगे देखते हैं। योग्यता के आधार पर नियुक्ति एवं नस्ल व वर्ग भेद की समाप्ति मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसके अमीर वर्ग में खानदानी अमीरों के अतिरिक्त मंगोल विदेशी तथा हिंदू भी थे। विदेशी अमीरों को एज्जा कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, जो विदेशी अमीर थे दोस्तों उन्हें इज्जा कहते थे। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक ने अलाउद्दीन की तरह योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया तथा भू राजस्व की दर 50% रखी। न्याय व्यवस्था में विधि की समता का सिद्धांत लागू किया। आगे, सुल्तान ने इक्ताओं की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर तैयार कराया जिसे हस्म ए बहिलास्त कहा गया है। आगे, मुक्ता यानी अमीर से राजस्व वसूली का अधिकार छीनकर वली उल खराज नामक नए पद का गठन करके उसे दिया। वली एवं अमीर के पद को पृथक पृथक किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सर्वप्रथम राजस्व वसूली को ठेके पर देने की इजारेदारी प्रथा यानी मुकाता प्रथा प्रारंभ की। मोहम्मद बिन तुगलक ज्योतिष, गणित एवं चिकित्सा शास्त्र का बहुत बड़ा विद्वान था। वह एक अच्छा कवि व संगीत प्रेमी था। आगे है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दास प्रथा को प्रश्रय नहीं दिया। मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर दोनों गंगा नदी का पानी पीते थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब है हमारा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। वह मूल नाम इसका जो था वो कमालुद्दीन फिरोज था। वह शांति प्रिय व्यक्ति था। फिरोज की माँ बीबी नैला बीबी कधानू उनका उर्फ नाम था भी हिंदू राजपूत महिला थीं। बीबी नैला अबोहर के राम मलभट्टी की बेटी थीं। फिरोज के पिता का नाम रज्जब था। आगे, तारीख फिरोज शाही में बर्नी दावा करता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज तुगलक को अपना उत्तराधिकारी चुना था। फिरोज एक निर्वाचित सुल्तान था। उसके चयन में मुख्य भूमिका नासरुद्दीन चिराग दहलवी की थी। फिरोज का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। प्रथम सिंध के ठट्टा में एवं दूसरा दिल्ली में हुआ था। फिरोज दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने राज्य का चरित्र इस्लामिक घोषित किया था। आगे, फिरोज को मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश कहा जाता है। फिरोज ने अपने को खलीफा का नाइब पुकारा व खलीफा का नाम सिक्कों पर अंकित किया तथा 2 बार खलीफा से खिल्लत प्राप्त की। पहली बार दिल्ली सल्तनत के किसी सुल्तान ने अपने को खलीफा का सहायक यानी नाइब कहा है। खलीफा ने उसे सैयद उस सलातीन की उपाधि प्रदान की। आगे, फिरोज ने अपने खुतबे में कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर शेष सभी सुल्तानों का नाम अंकित करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बनते समय दासता से मुक्त नहीं हुआ था, अतः उसका नाम खुतबे में अंकित नहीं करवाया। इलियट व एल्फिस्टन्स ने फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कहा है। हफीफ की तारीख फिरोज शाही में फिरोज तुगलक के काल का संपूर्ण वर्णन है। आगे दोस्तों, बर्नी ने फिरोज को दिल्ली का आदर्श सुल्तान एवं सच्चा मुसलमान कहा है। यद्यपि फिरोज ने बर्नी को जेल में भी डाल दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। बर्नी ने फतवा ए जहानदारी भी लिखी। इसमें आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख है। आगे, जब फिरोज गद्दी पर बैठा तो हिंदुओं तथा मुसलमानों के दिलों को राहत मिली। ठीक है, और 1357 ईस्वी तक खुद एवं मुकद्दम अमीर हो गए। ठीक है दोस्तों, यह बर्नी जी का कथन था। ठीक, बर्नी का कथन था। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, फिरोज तुगलक के कमजोर व्यक्तित्व के कारण दिल्ली सल्तनत का पतन तेजी से हुआ। उसने पृथक हुए क्षेत्रों को जीतने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए, सिर्फ बंगाल व सिंध में असफल सैनिक अभियान किए। फिरोज ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई। आगे, फिरोज ने सीमा विस्तार यानी राज्य विस्तार के स्थान पर जन कल्याण को आदर्श बनाया। इनका आदर्श वाक्य था, खजाना बड़ा होने से अच्छा है लोगों का कल्याण, दुखी हृदय से अच्छा है खाली खजाना। ठीक है, उसने युद्ध की तुलना में भौतिक उन्नति पर अधिक ध्यान दिया। फिरोज ने घोषणा की, बिना किसी उचित कारण के किसी भी मुसलमान का रक्त नहीं बहाया जाएगा। फिरोज धार्मिक कट्टरवादी था। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। आगे,
रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार फिरोज इस युग का सबसे महान धर्मांध और इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रज था। उसने इस्लामी कानून में अनुमति प्राप्त केवल 4 करों को ही वसूल किया। ये कर थे खराज, जजिया, जकात व खुम्स। कम से कम 24 अबवाब या करों को गैर इस्लामिक मानकर हटा दिया गया। जवाबित जो गैर मुसलमानों के लिए कानून राज नियम थे, फिरोज तुगलक ने लागू किए। आगे उसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रदत्त तकावी ऋणों यानी सौंदर को भी माफ़ कर दिया। तकावी ऋणों को भी माफ़ कर दिया। आगे नहरों द्वारा सिंचित भूमि पर हाव ए सर्व नामक कर लगाया। यह उपज का 10वां हिस्सा था। ऊसरी भूमि पर उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में लिया। फिरोज ने सरकारी पदों को वंशानुगत बनाया तथा सैनिकों को वेतन यानी वजह के बदले जागीर देने की प्रथा की फिर शुरुआत की। अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही में फिरोज ने कहा है कि क्या कहा है दोस्तों, देखते हैं। फिरोज ने कहा है कि सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता, खुदा का बंदा होने के नाते भला मैं अपने वृद्ध सैनिकों को पदच्युत कैसे कर सकता हूँ। आगे फिरोज ने सैनिक पद व जागीर वंशानुगत कर दी। वृद्ध व अक्षम सैनिक अपने पुत्र, दामाद या एजेंट को भी अपने स्थान पर सेना में भेज सकता था। आगे फिरोज राजकीय सिपाहियों को राज्य के राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करने के लिए इतलाक नामक हुंडी देता था। इतलाक नामा लगान से वेतन प्राप्त करने वाला नियुक्त पत्र होता था जिसे फिरोज तुगलक ने चलाया। जब कोई सैनिक इतलाक नामा लेकर लगान वसूल करने वाले राज्य के कर्मचारियों के पास जाता था तो उसे लगान का 50% हिस्सा दिया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। हफीफ के अनुसार सुल्तान ने एक घुड़सवार को 1 टंका दिया ताकि वह सेनापति को रिश्वत देकर अपना घोड़ा पास करवा सके। ठीक है, तो ये घूस दिया जा रहा था। आगे ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी के अनुसार फिरोज के शासन में वार्षिक आय 6 करोड़ 85 लाख टंका थी। कितना थी दोस्तों? 6 करोड़ 85 लाख, 85 लाख, 6 करोड़ 85 लाख टंका थी। ठीक है, आगे दोस्तों, हफीफ के अनुसार फिरोज ने ही हिसामुद्दीन को साम्राज्य की वार्षिक आय निर्धारित करने का कार्य सौंपा था। आगे फिरोज तुगलक का टकसाल अधिकारी कजर शाह था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित प्रसिद्ध नगर हिसार, फिरोजा, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजपुर, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला आदि थे। ठीक है, आगे जैसे दोस्तों जो दिल्ली का स्टेडियम है ना क्रिकेट का, वो पहले क्या था? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। अब उसका तो आप लोगों को पता ही है, नाम चेंज हो गया है, तो अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है। ठीक है, तो वही था पहले। चलिए आगे देखते हैं। जौनपुर की स्थापना उसने अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में की। ठीक है, याद रखिएगा। आगे फिरोज ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की। उत्तर प्रदेश में वर्तमान फिरोजाबाद की स्थापना भी फिरोज ने ही करवाई थी। फिरोज के काल में नहरों का सर्वाधिक विकास हुआ। दिल्ली, हिसार, सिरसा व हांसी के क्षेत्रों में नहरों द्वारा सिंचाई में काफ़ी विकास हुआ। फिरोज ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया है। पहला दोस्तों दिल्ली यमुना से हिसार उल्लुग खानी नहर। दूसरा सतलज से घग्गर तक राजवाही नहर। तीसरा सिरमौर सतलज से हांसी तक। चौथा घग्गर से फिरोजाबाद। और 5वां दोस्तों यमुना से फिरोजाबाद तक। ठीक है, आगे राजवाही 96 मील लंबी व उल्लुग खानी 150 मील लंबी सबसे लंबी नहर सबसे महत्वपूर्ण नहरें थीं। आगे देखते हैं। फिरोज द्वारा निर्मित नहरों का वर्णन याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही में किया है। उसने फलों के 1200 बाग लगवाए थे जिनसे सालाना 1,80,000 टनकों की आय होती थी। फिरोजाबाद में फिरोज शाही मदरसे की स्थापना की। आगे जिसमें जलालुद्दीन रूमी प्रधानाचार्य थे। इल्तुतमिश के दिल्ली के मदरसे को फिर शुरू किया। किसने? फिरोज शाह ने। ठीक है, आगे हौज शम्स व हौज अलाई का पुनः निर्माण करवाया। फिरोज ने शिकार व मनोरंजन के लिए कुस्क ए शिकार नामक महल का निर्माण करवाया है। आगे देखते हैं। आगे है फिरोज ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया।
आगे फिरोज कालांतर में अधिक धर्मांध हो गया। 1374 से 1375 ईस्वी में फिरोज ने बहराइच स्थित योद्धा संत सालार मसूद गाजी के मकबरे की यात्रा की एवं सालार मसूद गाजी के दर्शन देने पर मुंडन करा लिया। आगे उलेमा की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए फिरोज तुगलक ने उड़ीसा के जाज नगर पर आक्रमण किया एवं पुरी के जगन्नाथ मंदिर को हानि पहुंचाई। वह कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर नगरकोट को ध्वस्त कर वहां से संस्कृत के कुछ पुराने दस्तावेज दिल्ली ले गया। उसने एक ब्राह्मण को भी जिंदा जलवा दिया। बर्नी ने फिरोज के शासन में शांति व समृद्धि के लिए उलेमा के समर्थन को जिम्मेदार माना है। फिरोज पहला सुल्तान था जिसने उलेमा को इतनी अधिक प्रधानता दी। फिरोज तुगलक के समय सैयद मोहम्मद के नेतृत्व में महदवी आंदोलन शुरू हुआ था जिसे फिरोज ने कठोरता से दबा दिया। फिरोज के समय रुकन नामक व्यक्ति ने स्वयं को महदी कहा था जिसे मृत्यु दंड दे दिया गया। आगे दोस्तों, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान फिरोज तुगलक था। फिरोज ने महल के सुंदर भित्ति चित्रों को हटवा दिया एवं भोजन हेतु सोने चांदी के बर्तनों की मनाही कर दी। फिरोज को गुलामों का शौक था। हफीफ के अनुसार उसके पास 1,80,000 गुलाम थे। फिरोज ने गुलामों के लिए पृथक विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। आगे दीवाने बंदगान में 12,000 गुलाम शिल्पियों के रूप में कारखानों में काम करते थे। फिरोज ने दासों के निर्यात व व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। अनाथ व विधवा मुस्लिम स्त्रियों की सहायता हेतु दीवाने खैरात की स्थापना की। इसके अंतर्गत ही विवाह विभाग खोला। यह विभाग गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह में भी मदद करता था। आगे फिरोज स्वयं इतिहास एवं चिकित्सा शास्त्र का ज्ञाता था। उसे सल्तनत का जय सिंह भी कहा जाता है। उसने फिरोजाबाद दिल्ली में नक्षत्रशाला की स्थापना की एवं समय सूचक उपकरण जल घड़ी यानी ताश घड़ियाल का विकास किया। फिरोज ने दंड संहिता को अधिक मानवीय बनाया। आगे है दोस्तों, फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय आगे देखते हैं बनाया। ये डॉगी लोग दोस्तों। फिरोज ने गरीबों के लिए दारुल सफ़ा चिकित्सालय बनवाया। हफीफ के अनुसार सर्वप्रथम फिरोज के शासनकाल में ही मदिरा विभाग की स्थापना हुई। फिरोज ने अनुवाद विभाग की स्थापना की है। फिरोज ने वृद्धावस्था पेंशन हेतु दीवाने इस्तिहाक एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग सोहरतयाम की स्थापना करवाई। आगे राजस्थान के राजस्व को दीवाने खैरात के लिए दान दिया था। फिरोज तुगलक ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी लागू किया ताकि अच्छे कारीगर बन सके। फिरोज ने चांदी का संसगनी नामक सिक्का चलाया। इसका मूल्य 6 जितल था। 8 जितल मूल्य का सिक्का हस्तगनी या चीहल कहलाता था। संसगनी के आधे मूल्य का सिक्का 2 गानी कहलाता था। हफीफ के अनुसार फिरोज ने अद्धा एवं बिख नामक तांबे के सिक्के भी चलाए। ये जित्तल के क्रमशः आधे व चौथाई होते थे। आगे है गया के एक सूर्य मंदिर के संस्कृत शिलालेख में फिरोज का नाम 2 बार आया है। फिरोज ने श्री पालचरित के लेखक जैन राजशेखर को सम्मानित किया। मलिक गाजी सहना फिरोज का प्रमुख वास्तुकार आजूहीन खालिदा खानी राजकवि था। यह कौन था राजकवि? आजूहीन खालिदा खानी राजकवि था। आगे फ़िक़्ह ए फिरोज शाही नाम से फिरोज ने फ़ारसी भाषा में इस्लामी कानूनों का संग्रह तैयार करवाया। किस नाम से? फ़िक़्ह ए फिरोज शाही नाम से फिरोज ने फ़ारसी भाषा में इस्लामी कानूनों का संग्रह तैयार करवाया है। दोस्तों ये जो अभी इस फिरोज शाह तुगलक में 2-3 पॉइंट ऐसे आए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, मिस नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, फिरोज ने अनेक संस्कृत ग्रंथों का फ़ारसी में अनुवाद कराया है। आगे बर्नी व शम्से सिराज हफीफ दोनों ने तारीख़ फिरोज शाही नामक 2 पुस्तकें लिखी। बर्नी की तारीख़ फिरोज शाही में 1351 से 1356 ईस्वी तक फिरोज के केवल 6 वर्षों का वर्णन है और वह भी पूर्वाग्रह युक्त है। फिरोज ने अपनी आत्मकथा फ़ारसी में फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखी। आगे फिरोज तुगलक ने दर्शन व नक्षत्र विज्ञान के एक संस्कृत ग्रंथ का अपने राजकवि अजीजुद्दीन खालिद किरमानी द्वारा दलाइले फिरोज शाही नाम से फ़ारसी में अनुवाद करवाया है। इन संस्कृत ग्रंथों को फिरोज 1361 ईस्वी में नगरकोट की विजय के दौरान ज्वालामुखी मंदिर से लाया था। आगे है नगरकोट के
विरुद्ध अभियान फिरोज का सबसे सफल सैनिक अभियान था। फिरोज ने ज्वालामुखी मंदिर को लूटा था। आगे फिरोज तुगलक कैप्स्टन कैप्स्टन यानी हवीत नामक यंत्र से 2 अशोक स्तंभों को दिल्ली लाया। एक अंबाला जिले के टोपरा नामक स्थान से और दूसरा मेरठ से लाया था। ठीक है। कैप्स्टन कैप्स्टन का पहला सचित्र वर्णन जो है वो सीरत ए फिरोज शाही में मिलता है। किसमें मिलता है कैप्स्टन का पहला सचित्र वर्णन? तो वो है सीरत ए फिरोज शाही। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हफीफ की तारीख ए फिरोज शाही में भी क्या मिलता है देखते हैं। हफीफ के तारीख ए फिरोज शाही में भी कैप्स्टल का उल्लेख मिलता है। फिरोज ने कटेहर यानी रुहेलखंड के शासक खड़कू के विद्रोह का दमन करने के लिए कत्लेआम किया था। फिरोज ने बंगाल राजधानी पांडुआ को जीतने के लिए 1353 ईस्वी व 1359 ईस्वी में 2 बार प्रयास किए, लेकिन असफल रहा। आगे देखते हैं। समकालीन बंगाल शासक क्रमशः हाजी इलियास व सिकंदर खां थे। बंगाल से लौटते समय 1359 ईस्वी में फिरोज ने उड़ीसा में जाज नगर पर हमला कर गजपति शासक से अधीनता स्वीकार करवाई। फिरोज ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को लूटा था। आगे देख लेते हैं। आगे है फिरोज का अंतिम सैन्य अभियान सिंध के थट्टा पर 1362 से 1363 ईस्वी में हुआ। हफीफ के अनुसार सिंध का अभियान सर्वाधिक कुव्यवस्थित सैन्य अभियान था। सिंध व गुजरात के विरुद्ध अभियान फिरोज का सबसे लंबा अभियान भी था। आगे फिरोज के सिंध पर प्रथम अभियान के समय यह कहावत प्रसिद्ध हो गई थी कि देखो शेख प्रथा यानी सूफी इब्राहिम शाह आलम का कमाल। एक तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक तो मर गया, यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि एक तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक तो मर गया, दूसरे को जरा संभाल। ठीक है, एक बार दोस्तों इस लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक, ध्यान भटकने के कारण जो है ये लाइन थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण लग रहा था, तो इसे एक बार और दोस्तों देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए क्षमा करिएगा। फिरोज शाह के सिंध पर प्रथम अभियान के समय यह कहावत प्रसिद्ध हो गई थी कि देखो शेख प्रथा यानी सूफी इब्राहिम शाह आलम का कमाल। एक तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक तो मर गया, दूसरे को जरा संभाल। ठीक है, यही लाइन था। आगे फिरोज तुगलक के शासनकाल में जिस एकमात्र उमरा ने विद्रोह किया उसका नाम मलिक शमसुद्दीन दमगानी था। वह गुजरात का सूबेदार था। आगे है हफीफ फिरोज के लाभदायक राजस्व सुधारों के परिणामों का उल्लेख करते हुए लिखता है कि इससे लोगों की इतनी समृद्धि बढ़ी कि लोग अलाउद्दीन के शासनकाल को भूल गए तथा कृषक वर्ग की कोई ऐसी स्त्री नहीं थी जिसके पास आभूषण ना हो। आगे तुगलक काल वजीर पद का स्वर्ण युग था। फिरोज के काल में वजीर पद चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर ख्वाजा जहां था। फिरोज का वजीर मलिक मकबूल था जिसे खान ए जहां की उपाधि दी गई। यह तेलंगाना काकतीय राज का ब्राह्मण था जिसने इस्लाम कबूल कर लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने मलिक मकबूल को 1323 ईस्वी के वारंगल अभियान के समय उस समय पकड़ा जब उसके पिता ग्यासुद्दीन तुगलक ने उसे प्रताप रुद्रदेव से बकाया वसूल करने के लिए भेजा था। आगे है दोस्तों, फिरोज तुगलक खान ए जहां तेलंगानी को भाई कहता था तथा उसे दिल्ली का वास्तविक शासक भी कहा। खान ए जहां को 13 लाख टन का वार्षिक वेतन मिलता था। उसका मूल नाम नागया गन्ना था। 1369 ईस्वी में मलिक मकबूल की मृत्यु हो गई। ग्यासुद्दीन तुगलक परामर्श के लिए भूतपूर्व वजीरों ख्वाजा खातिर ख्वाजा महजब तथा निजामुल मुल्क जनेदी को आमंत्रित कर सलाह लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सलाह लेता है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। आगे फिरोज तुगलक ने हौज खास में अपने प्रधानमंत्री खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाया। तेलंगानी के मकबरे की विशेषता यह है कि यह दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है। ठीक है, आगे फिरोज ने सिक्कों पर अपने नाम के साथ पुत्र अथवा उत्तराधिकारी फतेह खां का नाम अंकित कराया है। फतेह खां की मृत्यु के बाद उसके पुत्र तुगलक शाह ग्यासुद्दीन तुगलक द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। आगे फिरोज के उत्तराधिकारी, फिरोज के बाद उसका पौत्र तुगलक शाह ग्यासुद्दीन तुगलक द्वितीय गद्दी पर बैठा। उसके बाद अबू बकर मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन सिकंदर शाह गद्दी पर बैठे। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी तक था।
इसके समय ही तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। यह आक्रमण तुगलक वंश के लिए घातक सिद्ध हुआ। नसरुद्दीन महमूद के समय ही एक नया कार्यालय वकील ए सुल्तान की स्थापना हुई। आगे, नसरुद्दीन महमूद का वजीर मलू इकबाल था। नसरुद्दीन महमूद दिल्ली का अंतिम तुर्क सुल्तान भी था। नसरुद्दीन महमूद के साम्राज्य के बारे में लोग कहते थे कि जहांपनाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। नसरुद्दीन महमूद की 1412 ईस्वी में मृत्यु होने पर दिल्ली के अमीरों ने अफगान दोआब के फौजदार दौलत खां लोदी को सिंहासन पर बैठाया, जिसने 1414 ईस्वी तक शासन किया। आगे है हमारा, तुगलक वंश के पतन का मुख्य कारण फिरोज के अयोग्य उत्तराधिकारी थे। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर तुगलक वंश के 2 सुल्तान शासन कर रहे थे। पहला दिल्ली में नसरुद्दीन महमूद, दूसरा फिरोजाबाद से नुसरत शाह। ठीक है, तैमूर ट्रांस आक्सियाना ईरान का चगताई तुर्क था। उसने खैबर दर्रे को पार कर भारत पर आक्रमण किया एवं दिल्ली में 15 दिनों तक लूटपाट की। आगे है, तैमूर का मूल नाम दोस्तों तामीर लानी था। तैमूर का अर्थ है लोहा। तैमूर के आक्रमण के समय भटनेर का शासक कमालुद्दीन था, जहां मुस्लिम स्त्रियों ने जौहर किया था। तैमूर की आत्मकथा तुर्की भाषा में तुज्जु के तैमूरी, जिसे हम मलफूजाते तिमूरी का कहते हैं, का फारसी भाषा में अनुवाद अबू तालिब ने किया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा तुगलक वंश खत्म हो जाता है। इसके पश्चात दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सैयद वंश। ठीक है, जो कि 1414 से 1491 तक था। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे ये सैयद वंश और लोदी वंश खत्म कर दिया जाए और इस लेसन को भी, दिल्ली सल्तनत को भी समाप्त कर देंगे। उसके पश्चात हम लोग दोस्तों दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक नहीं किया है, और शेयर करना दोस्तों मत भूलिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।